आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का इस आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है कि ये हमारी हृदय विकार की श्रृंखला चल रही है। इस एपिसोड में, इस श्रृंखला के दौरान हम हृदय कैसे काम करता है, हृदय विकार किस किस प्रकार के होते हैं और ये हार्ट अटैक क्या होता है, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। पिछली बार हमने ये भी देखा कि कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस है या फिर कौन सी ऐसी टेस्ट है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें हृदय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि हमें कौन सा हार्ट डिसीज़ है, या फिर हम किसी हार्ट डिसीज़ से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे। तो ये सभी जानकारी हमने अभी तक प्राप्त की है। तो लेकिन हमें ऐसे लगा कि इसमें कुछ टेस्ट के बारे में हमें और जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर हमें हृदय विकार है या फिर हृदय की कोई भी समस्या है, तो ना डॉक्टर के पास समय होता है हमें समझाने का, ना हमारे पास समय होता है समझने का। तो हमें लगता है इस एपिसोड्स के दौरान हम ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हम हमारे हृदय को अच्छा रख सके, स्वस्थ रख सके। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मानसी। डॉक्टर अर्चना शिंदे, ऑनररी कंसल्टेंट एट बीवीजी लाइफ साइंसेज। डॉक्टर शिंदे ने स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित विद्वान पत्रिकाओं में कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर शिंदे इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद अकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिकी की आजीवन सदस्य भी हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञ वक्ता की भी भूमिका निभाती हैं। तो डॉक्टर अर्चना जी, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि आपने उसमें बहुत सारी अलग अलग टेस्ट हमारे दर्शकों को बताई, और मतलब ये कॉमनली देखी जाती है, जो आपने पिछली बार भी इसके बारे में बात की थी, जो है फंक्शन टेस्ट या जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी ऐसे कहते हैं जी। तो ये जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वो क्यों करते हैं, और उसकी थोड़ी सी अगर डिटेल्स में जानकारी दर्शकों के लिए हम आप दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली लिपिड प्रोफाइल ये हार्ट रिलेटेड हम लोग जब टेस्ट करते हैं तब ये जांच करते हैं, जो कि ब्लड से की जाती है। तो लिपिड प्रोफाइल मतलब ये लिपिड्स मतलब क्या, तो ये फैट। तो फैट मतलब अगर हमारी मॉडर्न या हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब एक चिकनी चीज जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होती है, जो कि हमें मिलती है खाने से। खाने के जो भी हम खाते हैं उसमें से हमें प्राप्त होती है ये कोलेस्ट्रॉल। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर के लिए आवश्यक भी उतना ही है, जितना वो आवश्यक है उतना उसके दुष्परिणाम भी है। तो अगर नॉर्मल फंक्शनिंग कोलेस्ट्रॉल के अगर देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के मुख्यतः 4 फंक्शंस बताए गए हैं। एक तो होता है कि ये हमारी जो शरीर की रचना है, इसमें डे टू डे लाइफ में वियर एंड टीयर प्रोसीजर चालू रहती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सेल्स का डेवलपमेंट, सेल्स की ग्रोथ, सेल्स का रिप्रोडक्शन एंड देन उसका डेथ। ये एक ऐसी कंटिन्यू होने वाली प्रोसीजर है हमारे शरीर में। इसीलिए हम लोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जो हमारा इवोल्यूशन है ह्यूमन का, वो यही सेल्स के डेवलपमेंट से या ये जो वियर एंड टेयर प्रोसीजर होती है, इसी से हम लोग जो बच्चे से लेके बुढ़ापे तक की जिंदगी जीते हैं, या हमारी बॉडी में वो चेंजेस हम देखते हैं। तो ये जो डेली वेयर एंड टेयर ऑफ द सेल्स है, इसके लिए जो एनर्जी लगती है, ये जो कार्यक्रम चलता है या ये प्रोसेस जो चलती है, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन्स बनने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। दूसरी चीज है विटामिन डी। विटामिन डी बनाने के लिए, विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत एक महत्व का घटक है जो कि हमारे बोन्स को मजबूत करता है। तो विटामिन डी के बनने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। देन हम लोग देखते हैं कि
हार्मोन्स, स्टेरॉयडल हार्मोन्स के डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, ये हार्मोनल डेवलपमेंट के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरी होती है और ये एक एनर्जी सेवर है। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे डे टू डे लाइफ में तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर ये ज़्यादा प्रमाण में हो जाते हैं तो फिर इससे डिसीजेस डेवलप होते हैं। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स एक फैक्टर है। मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि जो लिपिड आपने क्वेश्चन मुझे पूछा, ये लिपिड में ये दो चीज़ें मुख्यतः देखते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स भी एक कोलेस्ट्रॉल का ही एक प्रकार बोल सकते हैं, जो कि हमारे शरीर को शरीर की जो कैलोरीज होती है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कैलोरीज मिलती है, ये कैलोरी स्टोर करके रखता है ये ट्राइग्लिसराइड्स। और जब हम लोग थके हैं या एक्स्ट्रा कैलोरी की जब जरूरत पड़ती है तो ये सेव्ड कैलोरी यूटिलाइज करता है ये ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट तो है ही शरीर के लिए, वो तो चाहिए ही, जो हमें मिल सकती है हमारे खाने से, और बेसिकली जो हम लोग चलते फिरते हैं या मेटाबॉलिज्म जो एक्शन होती है लीवर से, तो उसमें से ये चीजें मिलती है। तो ये दो चीजें हमको देखनी होती है, इसके लेवल्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हार्ट से, क्योंकि हार्ट का जब फंक्शनिंग एबनॉर्मल होता है तो इसमें ये कहीं पे तो पॉजिटिव फैक्टर बताए गए हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये दोनों की नॉर्मल लेवल्स देखने के लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल LDH दो प्रकार के बोले गए हैं लिपिड, लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। लाइपो मतलब प्रोटीन्स और लाइपो मतलब लिपिड्स। तो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई ये चीज होती है कोलेस्ट्रॉल। तो ये दो तरीके की होती है, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और LDL जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो ये हर एक के शरीर में मौजूद होती है। तो इसमें HDL मतलब हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है उसे हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होती है वो एक तरीके से डॉक्टरी भाषा में हम लोग इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो इसका डिपोजिशन शरीर में ज्यादा नहीं चाहिए। तो नॉर्मली जो रेंज होती है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए शरीर के लिए, और जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों मिलके जो कोलेस्ट्रॉल को वैल्यू होती है ये 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अगर लेवल में रहते हैं तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहीं कहीं पे हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, या ये प्रोसेस डिसीज को, हार्ट को डिसीज में जाने के लिए रोक सकता है। क्योंकि हमें पता है, हमने नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग देखी तो पूरे शरीर का जो ब्लड है वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट तक आता है। तो अगर डायरेक्टली हार्ट में भी अगर नहीं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन पेरिफेरल कहीं वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में अगर होता है या आर्टरीज में अगर होता है, कहीं ना कहीं ये बैक फ्लो से वो हार्ट पे प्रेशर बढ़ाता है, और जिससे हार्ट प्रेशर या ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये कंटिन्यू अगर प्रेशर बना रहेगा तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे बैक फ्लो हार्ट पे भी प्रेशर क्रिएट करता है, और जिससे हाई ब्लड प्रेशर होके फिर हार्ट डिसीज की जो एक शुरुआत है वो होती है। तो इस तरीके से लिपिड प्रोफाइल का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। और जैसे आपने मुझे पूछा कि ये क्या है, तो मैं यही बताऊंगी कि नॉर्मली हम लोग डिसीज वाले पेशेंट में यहाँ रिकमेंड तो करते ही है, लेकिन अगर हमारा वेलबींग ठीक है कि नहीं ये जान के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए हमने भी या फिर ऐसे जो मरीज है जिनका फिजिकल एक्सर्शन कम है या जिनका डाइट इरेग्युलर है, तो ऐसे पेशेंट में, या जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, ऐसे पेशेंट्स ने साल में एक बार ये जरूर जांच करनी चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज में है तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एबनॉर्मल रेंज में है तो फिर इसकी हमें चिंता भी करनी है और इसकी हमें उपाय योजना भी सही तरीके से करनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर जी। तो जैसे डॉक्टर कह रही है कि हमें अपनी जांच बार बार या फिर साल में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, तो हम हमारी चैनल की ओर से और इस आरोग्यम कार्यक्रम की ओर से भी आप सभी दर्शकों को अनुरोध करते हैं कि जैसे डॉक्टर कह रही है, आप अपनी जांच अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जारी रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर, आपने जैसे अभी बताया, आपने पिछली बार भी बहुत सारी टेस्ट के बारे में बताया जी। तो ठीक है, चलो हमें ये पता तो चल गया कि अलग अलग टेस्ट के दौरान हमें ये पता चल सकता है कि हमें शायद हार्ट डिसीज है या फिर होने की थोड़ी सी संभावना है या फिर ऑलरेडी मौजूद है। तो
उसके लिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी होते होंगे। जी। तो आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में एक ब्रीफ में पहले बता के फिर हम एक एक डिटेल में जा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने इसके पहले भी आपको जब एक्सप्लेन किया कि इसके इन्वेस्टिगेशंस, तो हम लोग जब ट्रीटमेंट पार्ट करते हैं तो डिसीज क्या है उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी वैरी होती है और उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस भी वैरी होते हैं। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि एंजियोप्लास्टी के बारे में मैंने बताया आपको, लेकिन हर पेशेंट में हम लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे ऐसा नहीं है। तो डिसीज क्या है वो हम लोग पहले जो प्रायर इन्वेस्टिगेशन हमने जो डिस्कस किए, वो इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से हम लोग पहले डिसीज क्या है, कौन से हार्ट से रिलेटेड ये कौन सा डिसीज है, उसकी स्टेजिंग क्या है, वो जानकारी प्राप्त करते हैं। उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमने तय करनी है वो देखते हैं। तो यूजुअली कॉमनली जो हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है वो एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो कई ऐसे डिसीजेस हैं जो कि हमको ओवरकम करने हैं या डिसीज को रोकना है, तो हम वो मेडिसिन से रोकते हैं। कई ऐसे डिसीज है और कई ऐसे डिसीज है जहाँ पे मेडिसिन काम करने वाली नहीं है, वहां पे हमको सर्जरी ही करनी होती है। तो ऐसे कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है यूजुअली ब्लड प्रेशर के लिए यूजुअली हम लोग देते हैं। अगर हमें पता चला इनिशियल फाइंडिंग्स में कि पेशेंट को इसेंशियल मतलब अभी अभी शुरू हुआ ब्लड प्रेशर है, उसका थोड़े से लिपिड्स बढ़े हैं, तो इसमें हम लोग ये हमारी जब प्राइमरी जांच में हमें पता चलता है तो कुछ दवाइयाँ है, मॉडर्न ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ है जो कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मदद करती है। फिर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मदद करती है। फिर इसमें ये भी है कि अलग अलग ट्रीटमेंट जो होती है, जैसे पैथोलॉजी होती है उस हार्ट में, उस पैथोलॉजी पे काम करने वाली ट्रीटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे कि बीटा ब्लॉकर ट्रीटमेंट है, अल्फा बीटा ब्लॉकर ट्रीटमेंट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि डायरेक्टली हार्ट के जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है वो कम करने में मदद करती है। जैसे हमने ये अभी मैंने बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो बताया है, ये ट्रीटमेंट ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं और एक चीज आपको बताऊंगी कि जो हार्ट में जैसे मैंने बोला है कोलेस्ट्रॉल की प्लेग्स तैयार होते हैं या फैट का डिपोजिशन होता है आर्टरीज में। तो ये फैट का जो डिपोजिशन होता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें एक तो जो सेल्स की वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो एक फाइब्रिन जो कि ब्लड को बहने के लिए या पतला रहने के लिए अवॉइड करने के लिए, जो कि जाली है, कहीं गलती से हमको कहीं लग गया और हमारा ब्लीडिंग हो रहा है तो ये ब्लीडिंग रोकने के लिए एक तत्व होता है जो जाली जैसे होता है जिसे हम फाइब्रिन करते हैं, वो क्लॉट में मौजूद होता है। फिर उसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, ये एक मौजूद होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल, तो ऐसे एक 5-6 तत्व होते हैं जिसके कारण ये गठान बनती है आर्टरीज में। ये वेसल्स अब जैसे तो मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो इतने इजीली हमको दिखते नहीं है कि इंटरनल जो ट्यूब होती है आर्टरी की वो ब्लॉक करे, तो ये हमको इतने इजीली दिखते नहीं है। लेकिन इसमें जो ये जो कंटेंट्स होता है, ये कंटेंट्स पे काम करने वाली दवाइयाँ, जैसे कि ये बीटा ब्लॉकर है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ये प्लेग्स में ये सख्त करती है आर्टरीज को अंदर से, तो ये कैल्शियम जो आर्टरीज को सप्लाई हो रही है वो चैनल्स को ब्लॉक करके वहाँ पे उसका थिकनेस कम करने में मदद करती है। तो ये हुई मेडिसिन की बात जो कि इनडायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। फिर कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है, जैसे ओरल तो मैंने आपको बता दी है जो हार्ट के लिए है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है जो डायरेक्टली हमको इंटरवेंशन, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर, तो अगर हार्ट अटैक है या हार्ट ब्लॉकेज है या आर्टरीज या वेनस ब्लॉकेज है तो हमको फिर उसमें एंजियोग्राफी करके जब पता चलता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज कितना ग्रेड का है। ब्लॉकेज जब हम लोग हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं, ये 3 स्टेजेस है उसके। स्टेज 1 जहाँ पे प्राइमरी ब्लॉकेज होता है जो कि मेडिसिन से ही पतली वो जो प्लेग होता है वो ब्लॉक निकल जाता है और वहाँ का ब्लड सप्लाई नॉर्मल होता है, तो ये स्टेज 1 का ब्लॉकेज हुआ। सेकेंड स्टेज होता है जहाँ पे हमको मेडिसिन के साथ कुछ इंटरवेंशन करना होता है, लेकिन बड़ा इंटरवेंशन या हाई लेवल सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। तो ये स्टेज 2 की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हार्ट ब्लॉकेज का स्टेज 2 क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज तो बड़ा होता है लेकिन वो
इंटरवेंशनल जो ट्रीटमेंट होती है जैसे एंजियोप्लास्टी या बलून एंजियोप्लास्टी, जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि ब्लॉक कहाँ है। वो हम लोग एंजियोग्राफी से हमें पता चलता है कि ब्लड वेसल कहाँ पे ब्लॉक हुई है, यहाँ वहाँ पे कितना बड़ा प्लेग है, जो क्लॉट का प्लेग है वो कितना बड़ा है वो देखते हैं। और फिर हम लोग वही नस से एक स्टेंट होता है, गाइड वायर पास करते हैं और वो जो प्लेग है जो अटका हुआ है वो निकालने की या उसको वहां से पास ऑन करने के लिए वो स्टेंट हम लोग डालते हैं। फिर वो जो सिकुड़ी हुई, क्योंकि वहां पे एक प्लेग तैयार है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो जो आर्टरी होती है वो थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और अंदर का जो ल्यूमेन है वो सिकुड़ जाता है। तो वहां से ब्लड जो फ्लो होता है उसका फ्लो हैम्पर होके थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो अंदर ल्यूमेन सिकुड़ गई है वो ल्यूमेन नॉर्मल होने के लिए बलून कभी कभी डालते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और उससे वो जो ल्यूमेन का जो अंदर का जो डायमीटर कम हुआ है वो नॉर्मल करने के लिए वो बलून वहां पे इन्फ्लेट करके फिर निकाल देते। तो जो सिकुड़ी हुई ब्लड आर्टरी है वो नॉर्मल अपने ल्यूमेन में आके वहां फिर से नॉर्मल ब्लड फ्लो शुरू करते। तो ये बलून एंजियोप्लास्टी हुई। इसमें और एक एडवांस है जो कि हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं कि अगर प्लेग बहुत बड़ा है और वहां पे हो सकता है कि इंजुरी होती है अगर प्लेग जाने के बाद, और हो सकता है वो फिर से ज्यादा सिकुड़ जाए आर्टरी, ऐसा लगता है तो वहां पे अंदर से एक स्टेंट डालते हैं जिसको हम लोग स्टेंटिंग कहते हैं, जो यही एक ही प्रोसीजर से होता है। वहां पे वो स्टेंट क्या करेगा कि वो जो ल्यूमेन सिकुड़ गई है वो सिकुड़ने नहीं देती है और वो पेटेंट रहती है उसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग करते हैं एंजियोप्लास्टी में। तो ये भी एक इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट ही है जो कि, लेकिन ये ट्रीटमेंट हमें करने के लिए आईसीयू बैकअप्स रहता है, कैथ लैब लगती है, स्पेशलिस्ट जो पूरी टीम होती है, कार्डियक टीम होती है वो बैकअप में रहती है, वही ये सब प्रोसीजर्स करती है। और सबसे लास्ट में जो होती है कि एक स्टेज ऐसी आती है जो हमें एंजियोग्राफी में दिखती है कि 3 मेन आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई हार्ट को कर रही है वो तीनों आर्टरीज 100% ब्लॉक है। वहां पे आप कितना भी स्टेंटिंग करो लेकिन वहां से ब्लड फ्लो जो हो रहा है हार्ट के लिए ब्लड फ्लो वो नॉर्मल नहीं होने वाला। फिर वहां पे हम लोग बाईपास, कोरोनरी बाईपास सर्जरी, इट इज अ मेजर हार्ट सर्जरी, कोरोनरी बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग जो हार्ट को सप्लाई होने वाली वेसल्स है उसका ब्लड फ्लो हम लोग बाईपास करके दूसरी जो नॉर्मल ल्यूमेन वाली वेसल्स है वहां पे डाल के उसका ब्लड फ्लो डाइवर्ट करके दूसरी, जैसे कि अगर डे टू डे लाइफ में बोलेंगे कि सिटी की अगर हम रोड्स की बात करते हैं, सिटी में कंजस्शन रहता है तो हमारा ट्रैवलिंग टाइम कम होता है जी, ज्यादा लगता है ट्रैवलिंग टाइम। तो हम लोग अभी एक नया आया है कि बाईपास बनने शुरू हुए हैं जो कि हम सिटी को बाईपास करके निकल जाते हैं आगे ट्रैवलिंग में। तो वही थॉट है यहाँ पे भी कि अगर ये छोटे ब्लॉक्ड है ल्यूमेन्स तो यहाँ से ओपन करने में मतलब नहीं है क्योंकि वहां से नहीं होने वाले प्रॉपर ब्लड सप्लाई, तो हम लोग वो ल्यूमेन्स बाईपास करके ब्लड का सप्लाई नया एक डेवलप करते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर जो कि लिविंग हार्ट पे है, इट इज वेरी क्रूशियल और वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। और फिर ये कोरोनरी बाईपास सर्जरी करके एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो ये एक अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट है। इसके अलावा और अभी बहुत सारे नए टेक्निक, ERCP है, बलूनिंग है, स्टेंटिंग, इसके सिवा और काफी नए नए ट्रीटमेंट्स भी आए। आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। तो ये सब मॉडर्न की अलग अलग ट्रीटमेंट हार्ट डिसीजेस के रिलेटेड है। लेकिन अगर मुझे पूछोगे तो इसके साथ साथ कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स, अल्टरनेटिव जो पैथीज है उसमें भी अवेलेबल है, जो कि आपको ये इतनी लास्ट स्टेज तक जो हार्ट डिसीज डेवलप हुआ है वो अवॉइड करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो ये एक तरीके से प्रिवेंटिव मेडिसिन करके हम लोग बोल सकते हैं। तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट बताई है जो कि आपको हार्ट डिसीज अवॉइड करने के लिए हेल्प करेगी। ये मेडिसिन आपको मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन करके काम करेगी। होम्योपैथी में भी है, तो काफी सारे जो अल्टरनेटिव पैथीज है उसमें भी ये प्रिवेंटिव मेडिसिन करके काफी अलग अलग ट्रीटमेंट्स मौजूद है। तो स्पेशली अगर आयुर्वेद में अगर बात करते हैं तो आयुर्वेद में पंचकर्मा ट्रीटमेंट थेरेपी जो बोली है वो भी स्पेशली हार्ट के लिए अवेलेबल है। फिर जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट हार्ट से रिलेटेड जो
है उसके अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। इसी के साथ हम लोग इंटरनल मेडिकेशंस, कुछ द्रव्य वनस्पतियां है जो कि ये ब्लॉकेज ना होने के लिए काम करती है, ये ब्लड वेसल्स अच्छे रखने के लिए काम करती है। तो ऐसी कई अलग अलग वनस्पतियां है, उसका भी आप सेवन करोगे रेगुलरली या इन टाइम, तो हो सकता है आप ये हार्ट डिसीज का एज एन प्रिवेंटिव करके भी काम करेगी और आप हार्ट डिसीज से बचे रहेंगे। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर। जैसे डॉक्टर ने बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट्स की बात की, मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जब अभी बात की तो उसमें बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स की बहुत डिटेल में हम तक जानकारी पहुंचाई है। तो हमें लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए अभी तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बात अभी डॉक्टर कर रही थी प्रिवेंशन की बात या फिर अलग अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि अगर हम एक ओवरऑल सिनारियो देखें तो पूरे भारत में सभी लोगों को सभी तरीके की ये ट्रीटमेंट्स अफोर्डेबल हो ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है। और हम तो यही फॉलो, आयुर्वेद, बीइंग एन आयुर्वेदा फिजिशियन, हम लोग तो ये फॉलो करने वाले हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब आप इमरजेंसी आए तब तक वेट मत कीजिए, वो इमरजेंसी ना आए इसके लिए अगर हम लोग पहले से उसकी कुछ जानकारी ले और कुछ उसकी उपाय योजना करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग जी सकते हैं। जी, तो इसी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर बात करेंगे। और डॉक्टर, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप हमारे साथ अगले एपिसोड में भी जुड़े रहिए, ताकि ये जो आप बात कर रही थी अभी आयुर्वेदा की, ये थोड़ी सी डिटेल्स में हो और हमारे दर्शकों को ये भी पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेदा इज़ द लास्ट ऑप्शन, वो पहले से भी हो सकता है और हम आयुर्वेदा को इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी हमारा एक हाथभार उसमें लग सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छा समय हमारे दर्शकों के लिए। शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आपसे पुनः एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे भी एक अनुरोध है, अगर आपके मन में इसी विषय को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हम आपके सवाल डॉक्टरों तक पहुंचाएंगे, डॉक्टर उसके जवाब भी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और जैसे आप अभी कह रही थी तभी एक सवाल मेरे ही मन में आया कि पिछली बार हमने जब आपको सवाल पूछा था कि एज रिलेटेड है क्या, तो आपने तब कहा था कि एज रिलेटेड अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है जी। तो एक सवाल ऐसे आया कि क्या ये जेंडर रिलेटेड है या नहीं है? देखिए, ये भी अभी जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि हार्ट डिसीजेस यूजुअली जेंट्स लोगों में, जी बिल्कुल, क्योंकि ये सिनेरियो था भी तभी, लेकिन अभी सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि विमेन्स में हमने रिसेंटली देखा है वुमेन्स डे एपिसोड में कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो वुमेन्स में घर गृहस्थी के साथ साथ उनका करियर ये भी आया है, तो करियर के साथ साथ आता है उसका वर्क प्रेशर। तो समहाउ फैमिली के साथ साथ वर्क का प्रेशर, ये डबल एक एड ऑन स्ट्रेस वीमेन्स में कहीं ना कहीं आ रहा है। तो जो हार्ट के डिसीजेज है वो अभी फीमेल्स में भी काफी हमने एनकाउंटर किए या देखे जाते हैं। तो अर्ली एज में भी या फिर यंग एज में लड़कियों को भी या वुमेन्स को भी ब्लड प्रेशर आ रहा है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स डेवलप, मतलब हार्ट डिसीजेज रिलेटेड पेशेंट्स जेंडर बायस ना रहते हुए कि ये जेंडर से रिलेटेड अभी ऐसा कोई कनेक्शन रहा नहीं है, ये अभी कॉमनली बच्चे हो, बूढ़े हो, फीमेल हो, मेल हो, किसी में भी ये डिसीजेस दिखते हैं और ये हम लोग देखती है डे टू डे लाइफ में। ओके, धन्यवाद डॉक्टर। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे डिसीजेस से बचना है या फिर हमें हार्ट का कोई भी हमें डिसीज़ ना हो या फिर कोई तकलीफ़ ना हो, तो ये श्रृंखला आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि हम इसमें ये भी बात करेंगे कि हम अच्छे से नॉर्मली हम हमारे हार्ट का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो डॉक्टर, जब आप बात कर रही थी तो आपने कहा था कि अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या फिर अलग अलग तरीके से पता चल सकता है कि किसी को भी हार्ट की बीमारी है या नहीं है। तो अगर ये मतलब ये ट्रीटमेंट ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर आप बताएंगे तो एक अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलेगी। देखिए, मैं ये आपका सवाल एज एन अवेयरनेस करके बिल्कुल लोगों तक अवेयरनेस हो, इसके लिए वो एंगल से मैं आपको ये सवाल एक्सप्लेन करूंगी। तो नॉर्मली जो हम लोग हार्ट रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसमें होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक, जो कि हार्ट का रिदम चेक करता है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि हार्ट रेट, पल्स रेट, उसका प्रेशर, उसका रिदम कैसा है, स्लो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, उसका वॉल्यूम कैसे है, जो हार्ट बीट बढ़ती है तो उसका वॉल्यूम कैसा है, वो लो प्रेशर में है या हाई प्रेशर में है, रिदम जो बढ़ रहा है वो नॉर्मल रिदम से हो रहा है, PQRST, ऐसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जांच करते हैं, जो कि हमारी डॉक्टरी भाषा में उसका हम लोग फाइंडिंग्स देखते हैं। तो ये रिदम जो होता है वो नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, तो ये जो फंक्शनिंग है या पंपिंग एक्शन है हार्ट की, ये नॉर्मल है कि नहीं, ये जांच के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम लोग ये शायद कॉमनली सबको पता ही होगा, ECG हम लोग करते हैं। तो ये हर हेल्दी पेशेंट में करने चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि ये पेशेंट है जो बार बार बता रहा है मुझे छाती में दर्द होता है, या वो पेशेंट का अगर लाइफस्टाइल देखेंगे, उसका स्ट्रेनियस लाइफस्टाइल है, इरेगुलर डाइट है, इरेगुलर नींद पैटर्न है, बहुत से पेशेंट आजकल हम लोग जो हम बोलते हैं जिसको कि जो मेट्रो सिटीज में जिनका डे नाइट शिफ्ट होता है, जैसे कॉरपोरेट कल्चर में या कॉल सेंटर्स में काफी यंग बच्चे जाते हैं, फिर रात में भी उनका शिफ्ट होता है, तो वो रात में जगने के लिए सिगारेट स्मोकिंग, कॉफी इनटेक, ये सब चीजें ज्यादा रहती है, तो जो नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी है वो पूरी चेंज हो जाती है ऐसे एज ग्रुप में। तो ऐसे पेशेंट अगर है या ऐसी हिस्ट्री दे रहे तो उनमें, या फिर फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उनमें हम लोग यूजुअली ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं, जिसमें हमको नॉर्मली हार्ट का फंक्शनिंग या रिदमिक फंक्शनिंग मेनली वो पता चलता है। दूसरा एक होता है इको। इको मतलब ये एक सोनोग्राफी होती है जो कि हमको हार्ट की जो वॉल्स होती है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, वो वॉल्स प्रॉपरली ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, और इजेक्शन फ्रैक्चर या जो ब्लड हार्ट वेसल्स में फेंकता है उसे हम लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्चर। तो ये इजेक्शन फंक्शन जो होता है, पंपिंग एक्शन, जिसे हम लोग मॉडर्न मेडिकल भाषा में इजेक्शन फंक्शन कहते हैं, तो ये इसका परसेंटेज होता है। नॉर्मली अगर हेल्दी वुमन वेलबींग में अगर देखेंगे तो 50
to 60% तक जो पंपिंग एक्शन अगर हार्ट की है तो वो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो वो देखने के लिए कि प्रॉपर फंक्शन जो खून आर्टरीज में पंप हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए वो जो झड़पे है या वॉल्स हम जो जिसे बोलते हैं वो वॉल्स प्रॉपरली ओपन क्लोज हो रही है या नहीं, या कहीं पे कहीं डिफेक्ट है जो कि अननोइंग है अब तक और अभी पेशेंट को तकलीफ होना शुरू हुआ है। बहुत बार देखिए, मैंने बहुत बार ऐसे भी कि फीमेल पेशेंट कि उनको तकलीफ कुछ होती नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब जांच करने आती है, तब हमें एक्सीडेंटल फाइंडिंग मिलता है कि उसके वॉल्स में प्रॉब्लम है। बहुत बार अगर वो झड़पी अगर छोटी सी भी कहीं पे लीक है तो भी उसको बहुत दिन तक तकलीफ नहीं हो, लेकिन एडेड प्रेशर जैसे प्रेगनेंसी इज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट हेल्थ बॉडी, तो जब ये एडेड जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो हार्ट पे एक बर्डन है एक्स्ट्रा, तो तब फिर आपको वो पेशेंट दिखाएगा कि मुझे ब्रेथलेस हो रहा है या थक गई हूं मैं या मुझे घबराहट हो रही है। तो ये कभी कभी एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स भी हम लोग देखते हैं। तो ये इको करके जो टेस्ट होती है अल्ट्रासाउंड हार्ट का करते हैं, जिसमें हमको हार्ट की वॉल्स के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद आगे की जो अभी मैं जनरल बता रही हूँ जी बिल्कुल। फिर ये होता है हर एक पेशेंट को ये हर करनी है, जांच करनी है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल जानकारी के लिए बताती हूँ। फिर डॉक्टर अर्चना शिंदे, ऑनररी कंसल्टेंट एट बीवीजी लाइफ साइंसेज। डॉक्टर शिंदे ने स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित विद्वान पत्रिकाओं में कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर शिंदे इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद अकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य भी हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञ वक्ता की हर जो नॉर्मल भूमिका बनता है उसका निभाती भी है। हार्ट रेट बढ़ता ही है, लेकिन वो टाइम के साथ सेटल हो जाता है। लेकिन ये जो स्ट्रेस टेस्ट होती है तो इसमें हम लोग ट्रेडमिल में जब भगाते हैं तो हम लोग क्लिनिक जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो साइमल्टेनियसली देखते हैं कि ईसीजी में कहीं पे चेंज आ रहे हैं क्या। तो ये एक टेस्ट होती है। यूजुअली ये टेस्ट हम लोग जो प्रोन है हार्ट डिसीज के लिए या लग रहा है कि उसको हार्ट डिसीज होगा तो वो पेशेंट में हम लोग ये पेशेंट को बोलते हैं कि कीजिए। उसके बाद फिर होता है पेट स्कैन, स्कैनिंग ऑफ द हार्ट। ये एडवांस्ड टेक्निक है जो कि हमको बताती है कि कहीं पे हार्ट में ब्लॉकेज है क्या, कौन सी आर्टरीज या वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज है क्या। तो ये वेसल्स में अगर ब्लॉकेज है वो देखने के लिए हम लोग सिटी एंजियो या जो सिटी स्कैन होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है उसे हम लोग सिटी एंजियो कहते हैं। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, इसमें कहीं पे भी हमको इंटरनल कहीं मेडिकेशंस दे के करने की जरूरत नहीं होती, ये लोकली देखते हैं। फिर सबसे लास्ट में और एडवांस होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मतलब एक रेडियोपिक डाई होता है जो हम लोग नसों से पुश करते हैं और हार्ट की जो आर्टरीज और वेन्स है वहां पे कहीं पे आपको ब्लॉकेज है क्या वो एक्चुअल दिखाती है। और फिर अगर वो है तो वही सेटिंग से, अगर कहीं पे दिखता है कि कहीं पे ब्लॉकेज है तो वही सेटिंग से उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं, जो कि हम अगले एपिसोड्स में डिटेल में जानकारी करेंगे। तो ये सब है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। फिर इसी के साथ साथ फंक्शनिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें कॉमनली जो करते हैं वो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और दूसरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी तत्व है, फॉर एग्जांपल लिपिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हार्ट फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं काम करने वाली चीज है। तो इसका लेवल बॉडी में कितना है ये जानकारी के लिए हम लोग ये ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हार्ट रिलेटेड आती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि हर पेशेंट को ये करने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्दी वेल बींग है और आपको आपकी हेल्थ मेंटेन रखनी है, आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, तो एक अवेयरनेस के लिए आप ईयरली अपना हेल्थ चेकअप जब कराते हो तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आप लीवर फंक्शन, ये लिपिड प्रोफाइल जो हार्ट फंक्शन हम लोग बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल और ईसीजी और इको, ये 3 चीजें आप कीजिए। अगर ये 3 चीजें नॉर्मल है तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ है ऐसा या हार्ट रिलेटेड कुछ एडवांस करने की जरूरत नहीं होती।
लेकिन अगर ये 3 चीजों में कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ भी डिफॉर्मिटी दिखती है तो वो डिफॉर्मिटी क्या है, उस हिसाब से हमको एडवांस इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं। देखेंगे तो 120 नीचे का 70 या 120 80, ये जो प्रेशर है जिसको हम लोग MMHg, ये मर्क्यूरी से, ये जो हम लोग जो ब्लड प्रेशर गिनते हैं जो मशीन से, मर्क्यूरी Hg से कंपेयर करके, तो ये प्रेशर मेंटेन होना जरूरी है। तो एडल्ट में जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80, ये इतना होना जरूरी होता है, जो कि हम लोग मानते हैं कि ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के बढ़ते हिसाब से जो आर्टरीज या वेन्स होती है उसकी भी उम्र बढ़ती है, तो इसमें थोड़ा सा थिकनिंग होता है, जिसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वेसल्स की थिकनिंग। तो इसमें थोड़ा सा ल्यूमेन, एथेरोस्क्लेरोसिस से ल्यूमेन्स की जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा कम छोटा होता है, जिससे फिर हाई प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है आर्टरीज को मूवमेंट के लिए, सर्कुलेटरी। तो इसमें फिर हम लोग नॉर्मली एज के हिसाब से +10 काउंट करके, जैसे कि अगर 30-35 की उम्र, 40 की उम्र तक 120-80 करेंगे, 40 की उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनमें अगर 130-90 भी आता है तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि इट इज नॉर्मल फॉर देयर एज ग्रुप। 150 की उम्र के बाद 140 तक की जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 140 तक भी हम लोग इसे नॉर्मल मानते हैं नीचे का। लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से अगर ऊपर जाता है तो फिर उसे हम लोग ये एबनॉर्मल फाइंडिंग्स या नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, फिर वो क्यों प्रेशर हाई हो रहा है या बढ़ रहा है या क्यों है, उसके फिर कारण हमको ढूंढने पड़ते हैं। तो 2 प्रकार के, अगर डिसीज वाइज अगर बोलेंगे तो पेशेंट भी नॉर्मली कंप्लेन करते हैं कि मुझे लो बीपी हो गया है, मुझे हाई बीपी हो गया। तो ये प्रेशर का फ्लक्चुएशन जो होता है, जो फाइंडिंग्स अगर ऊपर जाते हैं, जैसे कि 140-80 हो गया, यंग पेशेंट है, या 150-90 हो गया है, यंग पेशेंट है, तो फिर वो एज के हिसाब से वो हाई ब्लड प्रेशर हुआ। वही एज ग्रुप में अगर फीमेल्स में अगर देखोगे तो कॉमनली ब्लड प्रेशर नॉर्मल, जो इंडियन वुमेन्स में तो बहुत कॉमन सिनेरियो है कि जो वर्किंग जो महिलाएं होती है या रूरल एरिया में जो बहुत कष्ट करने वाली जो महिलाएं होती है उनमें लो ब्लड प्रेशर रहता है। लो ब्लड मतलब 90, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से अगर नीचे रहता है और डायस्टोलिक अगर 60 के नीचे रहता है तो उसे हम लोग 90-60 के नीचे जो जाने वाला होता है उसे हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर होना भी अच्छी बात नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर होना भी अच्छी बात नहीं है। तो नॉर्मल रेंज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 हम लोग एज्यूम करते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर। तो जैसे मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये ब्लड प्रेशर के बारे में अभी थोड़ी जानकारी ज़्यादा प्राप्त हो गई होगी। तो डॉक्टर, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे तो आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स बताए कि हृदय रोग के कौन से टाइप्स होते हैं जी। तो क्या इस बार आप हमें ऐसे बता सकती है कि ये जो हमारा ब्लड मतलब कोई भी तरीके का हमारा हृदय रोग है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे किसी को भी पता चलेगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो हृदय में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर शायद ये हार्ट अटैक की शुरुआत, हार्ट अटैक मतलब हार्ट के किसी भी डिसीज की शुरुआत हो सकती है। जी, जैसे मैंने बताया कि टाइप्स, हार्ट डिसीजेस के टाइप बहुत अलग अलग है। तो जो सिम्टम्स या उसके जो साइंस होते हैं, जो साइंस हम लोग बोलते हैं कि जो पेशेंट से हम तक मिलते हैं, पेशेंट की भाषा में हम तक जो तकलीफ उनकी पहुंचती है उसे हम लोग साइंस बोलते हैं। सिम्टम्स मतलब जब हम जांच करते हैं हमें जो फाइंडिंग्स मिलते हैं उसे हम सिम्टम्स बोलते हैं। तो जो साइंस और सिम्टम्स होती है, ये डिसीज, हार्ट डिसीज अलग अलग है, अलग अलग डिसीज के रिलेटेड अलग अलग साइंस सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एनाटॉमिकल हार्ट फंक्शनिंग में एनाटॉमिकली अगर देखते कि वॉल्व मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि वॉल्व की माल फंक्शनिंग, तो जब ये बच्चों में देखते हैं तो उसमें वो बच्चों में अगर वॉल्व्स ठीक नहीं है तो उनमें आप साइनोसिस देखोगे। साइनोसिस मतलब क्या कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स होके वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो फिर वो बच्चों में आप उनके हाथों में, उनके पैरों के तलवों में या उनके नाखूनों में नीला कलर डिस्कलरेशन देखोगे, जिसे हम लोग साइनोसिस कहते हैं। तो क्लिनिकली जब छोटे बच्चों के डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन जब चेक करते हैं तो जैसे ही जन्म होता है बच्चों के तो हम लोग ये चेक करते हैं साइनोसिस है क्या। फिर स्टेथोस्कोप से हम लोग हार्ट बीट्स या जो हार्ट की पंपिंग एक्शन है जिसे हम लोग सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से,
तो वो हार्ट बीट्स हम लोग जांच करते हैं कि वो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शनिंग होता है उसमें रेट, मतलब कि जो पंपिंग का रेट है वो 1 मिनट में कितनी बार पंप होना चाहिए, वो कितनी प्रेशर से पंप होना चाहिए, वो जो पंप होता है उसका रिदम कैसे होता है, उसका रेट क्या है, ये अलग अलग बहुत छोटे छोटे फाइंडिंग्स है जो हम लोग जब पेशेंट जांच करते हैं तो ये अलग अलग फाइंडिंग्स देखते हैं। तो जब फंक्शन में कहीं पे नॉर्मल नहीं रहता है तो ये सब जो फंक्शनिंग है, जैसे पंपिंग एक्शन में या फिर उसका रिदम कुछ तो अलग होगा, उसका जो फ्लो रेट है वो प्रेशर में कुछ तो अलग दिखाई देगा, या मिसबीट बोलते हैं हम लोग जिसको, कि नॉर्मली जो हार्ट का जो हार्ट रेट है या हम लोग बोलते हैं हार्ट का जो फंक्शनिंग है या पंपिंग एक्शन है वो हर 1 मिनट में 72 बार वो हार्ट ने पंप करना चाहिए, ये नॉर्मल रेशियो है। अगर जिसे हम लोग पल्स बोलते हैं, पल्स रेट, राइट, तो पल्स रेट इज नथिंग बट द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट विच कैन बी मेजर्ड, जो हम लोग मेजर करते हैं, फिर वो हाथ का आर्टेरियल नस से चेक करते हैं या फिर ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं उसमें भी पता चलता है। तो ये 72 बार जब पंपिंग होता है इसका मतलब ये नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पंपिंग एक्शन फास्ट होती है, अगर ये वॉल्स नॉर्मल नहीं है, शट डाउन नहीं हो रही, तो साइनोसिस जैसे हम क्लिनिकली देखते हैं, तो साइनोसिस है वैसे ही हार्ट का जो रेट है पंप का वो भी नॉर्मल रहेगा नहीं। तो ये अगर 72, बच्चों में थोड़ा सा वैरी है कि छोटे बच्चों में नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग 90 से ऊपर 120 तक, 90 to 120 के बीच में अगर पंप हो रहा है तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर कुछ कहीं पे फंक्शनल डिफॉर्मिटी है, जैसे वॉल्व है या फिर कोई तो वेसल है जो कि प्रॉपरली बनी नहीं है, एट्रीजिया हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि वेसल फॉर्मेशन ठीक से हुआ नहीं है एनाटॉमिकली, तो इसमें फिर बहुत फास्ट हार्ट का पंपिंग होगा जो 150 के ऊपर भी जा सकता है, हार्ट बीट जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर लो हार्ट बीट जैसे कि 60 से नीचे आ रहा है, बहुत स्लो पंप हो रहा है ब्लड, तो ये लो हार्ट बीट है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स हम लोग बच्चों में देखते हैं, या जो फंक्शनल वी कैन से जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है उसमें ये हम लोग हार्ट का पंपिंग एक्शन से रिदमिक जो रिदम होता है वो एसेस करके हमको थोड़ा सा एक इनिशियली पता चलता है कि इसमें कहीं तो डिफॉर्मिटी है। ये बहुत बार पेशेंट्स को अवेयर भी नहीं रहता है। हर कोई बच्चा जो पैदा होता है वो डॉक्टरी निगरानी में होता है ऐसे भी नहीं है। अभी भी भारत में ऐसी सिनेरियो है कि होम डिलीवरीज बहुत कॉमन है, जो दाइया करती है या जो हमारी जो सीनियर है फैमिली की वही डिलीवरी बच्चों की करती है, तो उनको ये नॉलेज नहीं होता है, तो या फिर ये पता नहीं होता है कि ये क्या है। तो कभी कभी फिर ऐसे होता है कि ये अनजाने में ये नोटिस नहीं होता है ये चीजें, फिर ये बच्चे जब थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो उनके एक्चुअली डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ता है। लेकिन फिर जब ये बड़े होंगे थोड़े से, अगर वो अनडायग्नोस्ड रहे तो फिर बच्चा जब थोड़ा सा भागेगा तो ब्रेथलेस हो जाएगा, उसकी सांस फूलेगी, ये सब फंक्शनल ये जब एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है तो ये सब चीजें वो बच्चों में देखने को मिलेगी। जब भागेगा तो उसको सांस फूलेगी, एनर्जी लेवल्स डाउन रहेगी, उसको साइनोसिस डेवलप होगा, या बार बार वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो रहा है कहीं पे तो टिश्यूज को प्योर ब्लड नहीं मिलता है। बॉडी की जो टिश्यूज या सेल्स होती है वो ग्रो होने के लिए या उसका फंक्शनिंग नॉर्मल होने के लिए उसको प्योर ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है या चाहिए वो मात्रा में वो सेल्स तक नहीं जाता है, तो डेवलपमेंट में भी कहीं पे हैम्पर होता है। फिर बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर होती नहीं है, उसकी कद बढ़ती नहीं है, बार बार बीमार पड़ता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर पेडियाट्रिक एज ग्रुप में अगर देखते हैं हार्ट डिसीजेस के रिलेटेड, तो ये सिम्टम्स बच्चों में देखते हैं। अगर एडल्ट की बात करेंगे, एडल्ट लोगों में अगर हार्ट डिसीज है या फिर कहीं पे शुरुआत हो रही है तो ये कैसे पता चलता है? यूजुअली जब शुरुआत होती है तो ये या कोई भी सिम्टम दिखता है तो ये एक दिन में नहीं दिखता है, इसकी शुरुआत जो होती है वो कई दिनों पहले शरीर में होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अभी फंक्शनल, यूजुअली जो बड़ों में जो डिफॉर्मिटीज होती है या हार्ट डिसीज होता है वो फंक्शनल रिलेटेड ज्यादा होता है। कि अगर पंपिंग एक्शन नॉर्मल नहीं हो रही है या हम लोग बोल सकते हैं कि खान पान में अगर कुछ प्रॉब्लम है, खान पान की अगर चीज़ें ठीक नहीं है या उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो नॉर्मल नहीं है,
जैसे कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, या बहुत अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है किसी को, या फिर बहुत टबैको ले रहा है, या फिर बहुत स्मोकिंग करता है, ये कहीं ना कहीं जाके ये जो चीज़ें हैं ये एड ऑन करती है हमारे शरीर पे, जो कि स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य नॉर्मल ना रखने में ये एड ऑन करती है। तो अगर डाइट में चिकनी चीज़ें जैसे कोलेस्ट्रॉल वाले या ये चीज़ें ज़्यादा खाओगे, तो ऐसे पेशेंट्स में उनकी जो आर्टरीज है तो उसमें वो कोलेस्ट्रॉल के प्लग्स बन जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस या छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, जो कि फिर इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर जो होता है उस पर अफेक्ट करता है। और फिर वो पेशेंट्स में हम कभी देखेंगे तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिखेगा, या पेशेंट थक जाता है, ज़्यादा चल नहीं सकता है, या फिर अगर चलता है दौड़ता है तो उसकी सांस फूल जाती है। पैरों में कभी कभी कोई पेशेंट्स में सूजन आ जाती है। क्यों आती है? तो क्योंकि वो पेशेंट्स का जो ब्लड सप्लाई होता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग एक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ये अलग अलग छोटे छोटे सिम्टम्स है। बहुत अगर आप एडवांस स्टेज में देखोगे तो हार्ट अटैक में क्लिनिकली जो सिम्टम्स या क्लासिकल सिम्टम्स जो देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग जब एथलेट्स होते हैं वो भागते हैं दौड़ते हैं, उनका 150 तक हार्ट रेट जाता है, बट दैट इज फंक्शनल, वो नॉर्मल है क्योंकि वो भाग रहा है इसलिए उसका हार्ट रेट बढ़ गया, जो कि जो नॉर्मल होगा तो वो नॉर्मल 72 तक आ जाता है, सेटल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ एक्सर्शन ना करके हुए भी हार्ट रेट बढ़ रहा है, या कुछ एक्सर्शन ना करके भी हार्ट रेट कम हो रहा है, या कुछ एक्सर्शन ना करते हुए भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या लो हो रहा है, तो ये अर्ली सिम्टम्स दिखते हैं कि हम कहीं तो बोल सकते कि शायद कुछ तो इसको कार्डियक रिलेशन है। तो वो हम फिर डायग्नोसिस अलग अलग कुछ टेस्ट होती है वो देख के हम लोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हार्ट अटैक की अगर स्पेशली जो कि हमको टाइम ना देने वाली एक घटना होती है शरीर में, तो हार्ट अटैक में क्या होता है यूजुअली कि जब पेशेंट को लेफ्ट साइड में पेन होता है, कोई पेशेंट में कभी कभी पेन होगा, कभी होगा भी नहीं। तो ये जो मसल्स की होती है, मसल्स को अगर ब्लड सप्लाई कम पड़ रहा है या ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो मसल फटीग हो जाती है, थक जाती है। तो उसमें ब्लड सप्लाई कम होने के कारण क्रैम्प्स, जैसे पैर में अगर कैल्शियम मसल, पैर के मसल्स में कैल्शियम नहीं मिलेगा तो क्रैम्प्स आते हैं, या पानी कम पियोगे तो क्रैम्प्स आते हैं। वैसे ही हार्ट की अगर मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें क्रैम्पिंग होता है, जिसके कारण लेफ्ट साइड में पेशेंट बोलता है मुझे दर्द है। वो जो दर्द होता है वो कांधे तक, पीछे स्कैपुला तक, कभी कभी अगर बहुत बड़ा ब्लॉकेज है या ब्लड सप्लाई बहुत ही कम, बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है तो जॉ तक, अपर जॉ तक, या टीथ्स अंदर के मसूड़ों तक इतना, या फिर सर दर्द लेफ्ट साइड का। तो ये पेन एक सबसे स्टार्टिंग में आने वाली सबसे पहली भी ये सिम्टम है जो पेशेंट हमको बोलने वाला है, हमको नहीं पता चलता है, ये पेशेंट महसूस करता है सबसे पहले। कभी कभी पेशेंट को लगता है बहुत छाती में बहुत घबराहट हो रही है, या स्वेटिंग होता है पेशेंट को, एकदम से उसको बहुत सारा पसीना छूटता है, जो कि वो काम भी नहीं कर रहा है, भाग भी नहीं रहा है, या कोई स्ट्रेनियस वर्क भी नहीं कर रहा है, फिर भी कभी कभी पसीना छूटता है, कभी कभी उसको उल्टी जैसा लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हर बार अगर ये सिम्टम है, ये सभी सिम्टम सब पेशेंट्स को रहते हैं ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज, हर बार अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम दिख रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो डरने की भी बात नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। और बहुत बार ये भी है कि हमने ये भी देखा है हार्ट अटैक नाम से ही लोग डर जाते हैं, हार्ट अटैक, तो थोड़ा सा निग्लिजेंस कि नहीं ये मुझे, अरे मैंने तो रात में कुछ हेवी डाइट कर लिया था, ज़्यादा हेवी खाना खा लिया था, इसलिए मुझे कुछ एसिडिटी लग रहा है। तो बहुत बार ये लोग थोड़ा सा इग्नोर भी करते हैं कि ये तो एसिडिटी का दर्द है, मैं एसिडिटी की दवा खा लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जो हम लोग डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, जब हार्ट अटैक के पेशेंट या ब्रेन हैमरेज के पेशेंट, जिसमें कि जो नस अगर हार्ट में फूट जाएगी तो उसको हार्ट अटैक होगा, अगर नस सर में फूट जाएगी तो उसको ब्रेन हैमरेज होगा। ओके, ये डिफरेंशिएटेड है। तो अगर हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज के जो पेशेंट है वो डॉक्टर तक अगर पहले 1 घंटे में पहुंचेंगे तो उसको
गोल्डन आवर हम लोग बोलते हैं, वो गोल्डन आवर में जब ट्रीटमेंट मिलती है तो पेशेंट सरवाइव कर जाता है, क्योंकि उसमें मसल डेथ बहुत कम होती है, मसल इंजुरी बहुत कम होती है, उसको तुरंत इलाज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और पेशेंट रिवर्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट गोल्डन आवर में हम तक पहुंचता है। उसके ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल्स में आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट इग्नोर, डर के कारण इग्नोर करता है या बोलता है कि नहीं मुझे तो ये एसिडिटी था या रात को मैं सोया नहीं इसके लिए। तो अगर ऐसी चीज है तो आप दवाई खाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार हो रहा है, या आज अभी दवाई खाई लेकिन 2 घंटे बाद मुझे फिर से अगर दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ अगर सिम्टम है, या आपको फैमिली हिस्ट्री है जिसमें जेनेटिकली हिस्ट्री है और आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप एक रूल आउट करने के लिए बोलिए कि दिमाग से वो विषय निकल जाए कि नहीं मुझे हार्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है। वो रूल आउट करने के लिए एटलीस्ट आप डॉक्टर तक जाइए, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अगर डॉक्टर को कुछ क्लिनिकली सिम्टम्स में, हार्ट बीट में या उनको कुछ लगता है कि नहीं इसको अगर हमको आगे भी जांच करानी है, तो डॉक्टर की सलाह से आप आपका रूल आउट कीजिए कि नहीं आपको हार्ट रिलेटेड कुछ है नहीं। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर।